बच्चों, कैसे हो? तो देखिए हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो क्या चल रहा था, हिमांक में अवनमन। ठीक है ना, जिससे पहले हमने ए बी सी डी सारे के सारे लेक्चर कवर कर लिए थे। ठीक है ना, जिसमें हमने हिमांक देखा था, हिमांक में अवनमन देखा था, हिमांक में नियम देखे थे। ठीक है ना, और हिमांक का जो क्या था, वक्र क्या होता है वो देखा था, जिसको हम क्या बोलते हैं, पीटी वक्र या पी के वक्र। ठीक है ना, प्रेशर, टेम्परेचर, प्रेशर, केल्विन के साथ में टेम्परेचर। ठीक है ना, इसको हमने देखा था। ये सारे के सारे पॉइंट हमारे कवर हो चुके हैं इसलिए इससे पिछली बार लेक्चर में। ठीक है ना, हमारा ये क्या है, डेरिवेशन टाइप जो लेक्चर है आज का रहने वाला, इस कारण से इसको मैंने नेक्स्ट पार्ट में बनाया है। ठीक है ना, आपके लिए। ठीक, तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पे कि कह रहा है बिलियन के हिमांक में अवनमन के द्वारा, जो बिलियन का हिमांक है उसमें अवनमन रहा, क्या हो रहा था, डेल्टा टी एफ बराबर क्या था, टी एफ माइनस टी 1 बोल दो, 2 बोल दो, 3 बोल दो, जितना चाहे आप बोल दो। ठीक है ना, यहाँ पे क्या था, वो बिलियन था, ये क्या था, शुद्ध विलायक, और ये क्या था, इनका डिफरेंस। तो यही क्या था, उनका हिमांक में अवनमन। ठीक है ना, डेल्टा टी एफ मतलब टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट किसका, इन दोनों के बीच के अंतर का डिफरेंस का। ठीक है ना, तो ये था हमारा क्या, अवनमन। ठीक है ना, इसके द्वारा हमें क्या ज्ञात करना, अवनमन स्थिरांक किसका, मोलल अवनमन स्थिरांक के लिए व्यंजक का निर्धारण करना है। ठीक है ना, इसकी वैल्यू क्या होती है उसको डिफाइन करना है। ठीक है ना, ये हम बोल सकते हैं हिमांक में अवनमन के लिए व्यंजक की प्राप्ति करना है। ठीक है ना, फिलहाल तो आपके लिए यही आएगा, मोलल अवनमन स्थिरांक के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है ना, तो देखिए क्या है हमारे लिए। ठीक, इससे पहले मैंने आपके लिए ग्राफ पढ़ाया था, ये इसके ऊपर यहाँ पे ये ग्राफ पढ़ाया था मैंने सारा आपके लिए। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने आपके लिए बताया था डेल्टा टी F1 और डेल्टा टी F2, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन रहने वाले हैं, इसको हम यूज़ करेंगे अगली। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका यूज़ करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने सेकंड टाइम लिख रखा है आपके लिए, ताकि आपको अच्छे समझने में हो। ठीक है, मतलब कोई दिक्कत परेशानी ना आए। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए कह रहा है यहाँ पे कि बिलियन के हिमांक में अवनमन आरेख वक्र में, ठीक है ना, मतलब कह रहा है कि जो बिलियन का हिमांक के अवनमन वक्र में जो आरेख वक्र है, पीटी वक्र, इसमें माना यदि रेखा ए बी, ए सी, बी डी व सी ई, कौन कौन सी, ए बी ये, ए सी कौन सी, ए और सी ये, बी डी कौन सी हुई रेखा, बी डी, और सी ई ये रेखाएं तीनों क्या हो, सीधी रेखाएं हो। ठीक है ना, रेखाओं जो है सीधा माना जाए, मतलब क्या हुआ, ए और बी ये भी रेखा सीधी मान ली जाए। ठीक, देन हम क्या करेंगे, बी से एक ही, सी से एक ही रेखा ये भी सीधी मान लें। ठीक है ना, और ये जो कल वाली रेखा है, थोड़ी घुमावदार रेखा है, कौन सी, सी ई, इसको भी हम क्या करें, एकदम सीधा मान लें, यहाँ से एकदम सीधा। ठीक है ना, और जो बी डी रेखा है, बी डी, ये भी हल्की क्या है, घुमावदार रेखा है। ठीक है ना, बी डी, इसको भी हम क्या करें, एकदम सीधा मान लें। ठीक है ना, तब हमें त्रिभुज कौन कौन से प्राप्त हो रहे हैं, ए बी डी त्रिभुज ये। ठीक ना, और त्रिभुज कौन कौन सा प्राप्त हो रहा है, ए सी ई ये त्रिभुज प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है ना, इन्हीं की हमें जरूरत रहती है। ठीक है ना, डेरिवेशन में। ठीक, फिर कह रहा है यहाँ पे यदि रेखाओं को हम क्या करें, सीधा मान लें, कौन कौन सी, ये रेखा और ये रेखा, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा। ठीक है ना, तब त्रिभुज ए बी टी तथा ए सी ई में दोनों ही त्रिभुज एक दूसरे के समरूप माना जाते हैं। ठीक है ना, यह माना जा सकता है कि ये वाले त्रिभुज जो हैं, ठीक है ना, इसके क्या होगा, ये समरूप होगा इस वाले त्रिभुज के। ठीक, यदि ऐसा हम इसको मान के चलते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है, एक दूसरे के समरूप हैं, तब तब क्या कह रहा है यहाँ पे, तब उनकी भुजाओं में जो रेखाएं उनमें संबंध किस प्रकार से होगा, तब दोनों त्रिभुजों की भुजा रेखा में संबंध। ठीक है, तब उनकी जो भुजा रेखा उनमें कैसे संबंध होगा, कह रहा है बी डी अपॉन सी ई, बी डी अपॉन सी ई क्या होंगे, एक दूसरे के समानुपाती होंगी। मतलब समानुपाती नहीं, मतलब दोनों का अनुपात क्या रहेगा, एक सार रहेगा, मतलब दोनों एक दूसरे क्या रहेंगी, समांतर रहेंगी। ठीक है ना, फिर कह रहा है यहाँ पे कि ए डी अपॉन ए ई, ए डी अपॉन ए ई दोनों एक दूसरे के साथ में ओवरलैप करेंगे, मतलब एक दूसरे के समानुपाती संपाती होंगी ये रेखाएं। ठीक है ना, अब देखिए कह रहा है यहाँ पे कि यदि हमने इनकी भुजाओं को इस प्रकार से संबंध में दर्शाया है कि जो हमारे पास बी डी रेखा ए डी के समथिंग में चल रही है, बी डी रेखा को हम किसके समान, बी डी को से ई के साथ में कंपेरिजन कर लिया हमने। ठीक है ना, अब यहाँ पे कह रहा है कि यदि बी डी की वैल्यू हम देखें तो हमारे लिए क्या प्राप्त हो रही है, बी डी, बी और डी, यहाँ से इसके बीच की वैल्यू क्या है, डेल्टा टी एफ वन, जो कि ऐसे प्राप्त होगी डेल्टा टी एफ वन माइनस डेल्टा टी वन, सॉरी टी वन के साथ में जो वैल्यू हमने यहाँ से प्राप्त करी थी, ये वाली, ये प्रथम बिलियन के लिए, सेकंड बिलियन के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए इसकी बीच की वैल्यू क्या प्राप्त हो रही है, डेल्टा टी एफ वन, और जो कैसे प्राप्त होगी, इसके द्वारा जैसे हम इसको माइनस करेंगे तब। ठीक है ना, ऐसे सेम कह रहा है यहाँ पे सी ई, इसकी बीच की वैल्यू क्या है, डेल्टा टी एफ टू, तो इसकी वैल्यू हमें कैसे प्राप्त तो करेंगे, जो डेल्टा टी एफ टू वैल्यू है वो कैसे आएगी, टी एफ माइनस
T2, ठीक है ना। तो ये वैल्यू जैसे हम माइनस करेंगे तो हमारे डेल्टा TF2 मिल जाएगा, ये वैल्यू जैसे हम माइनस करेंगे तो हमारे क्या प्राप्त हो जाएगा, डेल्टा TF1, ठीक है ना। अब देखिए AD क्या है, AD इतनी वैल्यू, इसको मैं रेस कर देता हूँ, ठीक है ना। हमने पहला पार्ट समझ लिया है कि हमारे पास BD CE किस प्रकार से संबंध को दर्शा रहे हैं, उसके टेम्परेचरों को, ठीक है ना, दोनों के, ठीक। अब AD और AE क्या दिखाएगा, उसके वास्तुदाबों के लिए दिखाएगा। तो किस प्रकार से दिखा रहा है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यदि रेखा है हमारे पास में AD इतना, मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, P0 माइनस P1 AD की वैल्यू है, ठीक। फिर कह रहा है AE A से E, मतलब यहाँ ये लाइन देखेंगे आप, सीधी मानी हमने इसके, तो मतलब ये वैल्यू कुछ यहाँ से इस प्रकार से इसके साथ में संबंध को दर्शा रही है। मतलब P0 माइनस P2 बराबर किसके है, AE के, ठीक है ना, AE की वैल्यू के बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने क्या रख दिया, इतना मान रख दिया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो BD अपॉन CE है उसका वैल्यू इतना है सारा, ठीक है ना, और AD अपॉन AE है उसकी वैल्यू ये है सारी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें जो वैल्यू यहाँ पे प्राप्त हो रही है, अब हम इनके मान भी जरा बता दें कि ये हैं क्या क्या, ठीक है। हमें जब इतनी वैल्यू निकाली है तो उसके प्रतीक भी पता होने चाहिए कि हम किस प्रतीक को क्या, मतलब किस साइन को किसके द्वारा दर्शा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है जहाँ पर P0 शुद्ध विलायक का अपने हिमांक, कौन से पे हिमांक हो रहा है, TF पर वास्तुदाब है P0, देखिए यहाँ से, ये मैं एक बार इरेज कर देता हूँ, देन हमें लिए अच्छे से समझ में आएगा ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है ये इसके सापेक्ष, किसके TF के सापेक्ष P0 क्या है, शुद्ध विलायक का हिमांक है, ठीक है ना, ये हिमांक तापमान बोल सकते हैं, ठीक है ना। फिर कह रहा है P1 क्या है, प्रथम विलयन के हिमांक ताप T1 पर वास्तुदाब है, मतलब क्या है, ये जो P1 है वास्तुदाब है किसका, बिंदु B, कौन किसका विलयन है, फर्स्ट का, और किसके सापेक्ष है, T1 के सापेक्ष, ठीक है ना। फिर कह रहा है P2 द्वितीय विलयन का हिमांक ताप T2 पर वास्तुदाब है, ठीक है, मतलब कह रहा है जो द्वितीय विलयन है, ठीक है ना, ये वाला बिंदु C के सापेक्ष T2 तापमान पर वास्तुदाब को दर्शाता है, ठीक है ना। ये हमारे लिए हमने सब कुछ क्लियर कर दिया। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो P0 है, ये वाला क्या है, शुद्ध विलायक का है, क्या शुद्ध विलायक का वास्तुदाब है, ठीक है ना। यहाँ पे आपका लीजिएगा वास्तुदाब, शुद्ध विलायक का वास्तुदाब अपने हिमांक TF पर, ठीक है ना, यहाँ हमने लिख रखा है वास्तुदाब, ठीक है ना, कोई बात नहीं, ऐसी आप यहाँ ऐसे ही लिखने दीजिएगा, ऐसा ही रहने दे, ठीक है ना। फिर यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे जो P1 है, यहाँ पे आप P1 कर लीजिएगा, ये नीचे P2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से ये हमारे लिए ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, ठीक। अब देखिए जैसे ही हम इसकी वैल्यू को और आगे की ओर प्रोसीड करते हैं, हल करते हैं, ठीक है ना, तो देखिए हमारे पास TF माइनस T1 की वैल्यू हमारे पास क्या प्राप्त हो रही थी, डेल्टा TF1, TF माइनस T2 की वैल्यू क्या प्राप्त हो रही थी, डेल्टा TF2, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम इतना लिख सकते हैं और इस वाली वैल्यू को हम इतना लिख सकते हैं। अब देखिए P0 माइनस P1 को हम करेंगे तो क्या लिखेंगे, डेल्टा P1, ठीक है ना, और P0 माइनस P को करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, P0 माइनस P2 करेंगे तो डेल्टा P2, ठीक है। अब जो डेल्टा P2 अब क्या है, बिलियन सेकंड, जो बिलियन सेकंड है उसके क्या है, वास्तुदाब में अवनमन है, ठीक है ना। डेल्टा जो P1 आ रहा है, ये वाला जो डेल्टा P1 है, ठीक है ना, ये क्या है, प्रथम बिलियन के वास्तुदाब में अवनमन है, ठीक है ना। चलिए फिर आगे देखिए, ठीक। तो हम इसको बोल सकते हैं कि P1 क्या है, डेल्टा P1 प्रथम बिलियन के वास्तुदाब में अवनमन, डेल्टा P2 द्वितीय बिलियन के वास्तुदाब में अवनमन, डेल्टा F1 क्या है, प्रथम बिलियन के टेम्परेचर में क्या है, अवनमन है, हिमांक में अवनमन, ठीक है ना, ये द्वितीय विलयन के हिमांक में अवनमन है, ठीक है ना। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, अब देखिए कह रहा है जहाँ पर TF1 प्रथम विलयन के हिमांक में अवनमन, TF2 द्वितीय विलयन के हिमांक में अवनमन, डेल्टा P1 क्या है, प्रथम विलयन के वास्तुदाब में अवनमन, डेल्टा P2 क्या, द्वितीय विलयन के वास्तुदाब में अवनमन, मतलब हमने सारे मान यहाँ पे लिख दिए, ठीक ना। फिर कह रहा है अतः यदि हम इसको एक यूनिक मान ले, डेल्टा TF1 अपॉन डेल्टा TF2 को हम केवल TF लिख दें, डेल्टा TF, और इस वैल्यू को केवल इतना लिख दें हम कि डेल्टा P, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ इसके बीच में समानुपाती का निशान लगा देते हैं, ठीक है ना। हमने इसको कुछ इस प्रकार से माना है, अतः डेल्टा TF समानुपाती डेल्टा P, मतलब क्या हुआ कि जो बिलियन के हिमांक का जो तापमान है, फ्रीजिंग पॉइंट है ठीक है ना, उसकी वैल्यू क्या होगी, उसके वास्तुदाब के समानुपाती होगी, ठीक है ना। इतनी वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक ना। कुछ इस प्रकार से हम डेरिवेशन को हल करते हैं, ठीक। फिर आगे देखिए कह रहा है यहाँ पे कि अतः बिलियन के हिमांक में अवनमन डेल्टा TF उसी विलयन के वास्तुदाब अवनमन डेल्टा P के समानुपाती होता है, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ, ये जो वैल्यू है डेल्टा TF वो समानुपाती किसके, उसी विलयन के वास्तुदाब के समानुपाती है, ठीक है ना। कह रहा है वास्तुदाब अवनमन के, ठीक है ना, वास्तुदाब में अवनमन के समानुपाती है, ठीक। फिर कह रहा है यहाँ पे माना
ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। ठीक, फिर कह रहा है यदि मान लिया जाए कि यदि बिलियन तनु हो तब, ठीक ना, यदि मान लिया गया कि जो बिलियन लिया है हमने यहाँ पे, ठीक, वो कैसा हो, तनु बिलियन हो, तब उसमें क्या करेंगे हम, जो बिलियन में क्या एन क्या रहेगा, बहुत ही छोटा रहेगा, किससे, 0 से। तनु बिलियनों के लिए राउल्ट का नियम यही कहता है, ठीक है ना, कि यदि हमारे पास में ये बिलियन है बाजदाब में अपेक्षिक अवनमन, ठीक है ना, उसके क्या होता है, मूल प्रभाज्य के बराबर होता है, या हम बोल सकते हैं मूल अंश के बराबर रहता है, ठीक है, बाजदाब में अवनमन, ये राउल्ट के नियम के अनुसार है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं उसमें, यदि जो एन फैक्टर है बिलियन में अंदर मतलब घुला हुआ है, तो उसकी वैल्यू क्या रहती है, बहुत ही 0 के बराबर हो जाती है, लेकिन 0 नहीं होती है वो, ठीक है, 0 के बराबर हो जाती है, हम उसको 0 नहीं बोल सकते, 0 के बराबर मान लेते हैं हम उसको, तो हम इसको क्या करते हैं, 0 रख लेते हैं, ठीक। तो एन अपॉन कैपिटल एन की वैल्यू हमें यहाँ से प्राप्त हो जाती है, एन हमारा क्या होता है ये, और कैपिटल एन क्या होता है हमारे पास में ये, ठीक है, इतनी वैल्यू हमारे प्राप्त हो जाती है यहाँ से, ठीक। हर डेरिवेशन में हमें यही करना होता है कि हम तनु बिलियन लेंगे, क्वथनांक में उन्नयन हो या बाजदाब में अवनमन हो, ठीक है ना, तो हमने यहाँ तक इतने वैल्यू सेम रखना होता है, ठीक। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट बाजदाब में अपेक्षिक अवनमन बराबर है किसके, W1 अपॉन M1 डिवाइडेड बाय W2 अपॉन M2, ठीक है ना, ये इस वैल्यू के अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक। फिर यहाँ से कह रहा है कि जैसे हम इसको हल करेंगे तो पहला वाला सबसे नीचे वाले के साथ में, दूसरा वाला उसके थर्ड लास्ट वाले के साथ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे ही हम इसको माइनस करेंगे तो डेल्टा P1, ठीक है ना, बाजदाब में अवनमन आ रहा है, पी नॉट आ रहा है तो अपेक्षिक अवनमन आ गया, ठीक है ना, बाजदाब में अपेक्षिक अवनमन की वैल्यू कहाँ चली जाएगी इसके, W1.M2 डिवाइडेड बाय W2.M1 के बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, डेल्टा पी की वैल्यू निकालेंगे, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे डेल्टा पी की वैल्यू डिफाइन करनी है कि डेल्टा पी एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो बाजदाब में अवनमन क्या होगा, जो पी नॉट होगा इस M2 के साथ में बाहर रहेगा, और जो W1 होगा वो इसके साथ में चला जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए इतनी वैल्यू हमारे पास में बाहर आ गई, ठीक है ना। इस वैल्यू की जगह पे हम क्या रखेंगे, एक समानुपाती लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है ना, कि इतनी वैल्यू डोनेट कर रही है, मतलब दिखा रही है कि जो बिलियन है उसमें कि W1 पदार्थ किसी विलेय पदार्थ के, ठीक है ना, या W1 मात्रा किसी विलेय पदार्थ की उस विलायक के अंतर्गत घुली हुई है, ठीक ना, कुछ इस प्रकार से, तो उसको की क्या दिखाएगी, वो मोललता के लिए दिखाएगी। यदि हम यहाँ पे W2 की जगह पर कितना ले लें, 1000 ग्राम ले लें, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है ये कि जो वैल्यू है वो कुछ इस प्रकार से संबंध के लिए दर्शाती है कि बाजदाब में अवनमन, ठीक है ना, समानुपाती हो जाएगा किसके, W1 अपॉन W2.M2 के, इसको हमने इक्वेशन नंबर 5 बोल दिया, ठीक है ना। अब देखिए ये डेल्टा पी जो है हमारे पास में, इसकी वैल्यू हम जैसे डेल्टा टी एफ के साथ में कंपैरिजन करेंगे तो हमारे लिए क्या प्राप्त हो रहा है, डेल्टा टी एफ क्या है, हिमांक में अवनमन समानुपाती W1 अपॉन W2.M1, ठीक है ना, ये ठीक। जैसे कि मैंने आपके लिए बताया, यदि हम W2 बराबर कितना ले लें, 1 kg ले लें या फिर 1000 ग्राम ले लें, तब क्या होगी, ये मूललता के लिए दिखाने लगेगी, बिलियन की मूललता के लिए, ठीक। तो यहाँ पे कह रहा है यदि बिलियन में विलायक W2 ग्राम जो भी है, ठीक है ना, कह रहा है यदि बिलियन में विलायक W2 का द्रव्यमान 1 kg मात्रा में लिया जाए तब बिलियन की मोललता M को व्यक्त करता है, ठीक है ना। कह रहा है यहाँ पे ये जो वैल्यू है इतनी W1 अपॉन W2.M1, ठीक है ना, इसके अंतर्गत हम यदि W2 को 1 किलोग्राम में ले लें तो ये जो बिलियन है, ये वाला इसका बिलियन, ये M को दिखाता है, जो कि क्या है, बिलियन की मोललता, ठीक ना। तो इसके कारण हम इसको बोल सकते हैं, इस पूरी वैल्यू को क्या है, ये एक M है, ठीक है ना। तो यहाँ से डेल्टा टी एफ समानुपाती मोललता के, ठीक है ना, ये समानुपाती का निशान हटाने के लिए हम क्या लिखेंगे, के एफ, जो कि क्या है, मूलल अवनमन स्थिरांक है, ठीक है ना, मूलल अवनमन स्थिरांक है, ठीक है ना, जिसको हम के एफ के द्वारा दिखाते हैं, जो कि किसके बराबर हो रहा है, उसके टेम्परेचर मतलब हिमांक में अवनमन के समानुपाती, और एम क्या उसकी मूललता है, ठीक ना। इसके लिए हमने क्वेश्चन नंबर 6 बोल दिया, ठीक है। इतनी वैल्यू आपके लिए अच्छे से याद रखनी होगी कि हम कब यहाँ पे इसको मूललता में बदल दे रहे हैं इसके लिए, ठीक है ना। चलिए फिर आगे कह रहा है यहाँ पे कि समीकरण 6 बिलियन के हिमांक में अवनमन तथा मूललता के बीच संबंध को दिखाती है, कौन सी, इक्वेशन नंबर ये, ठीक है ना, जहाँ पर के एफ को एक मूलल अवनमन समानुपाती स्थिरांक कहा जाता है, ठीक है। जो के एफ है वो मूलल अवनमन समानुपाती, क्योंकि हम समानुपाती की जगह पे क्या लगा रहे हैं, के एफ लगा रहे हैं, इसलिए समानुपाती स्थिरांक कहा जाता है, या हम सीधे बोल सकते हैं मूलल अवनमन स्थिरांक है। यदि बिलियन की मूललता m बराबर 1 ली जाए, इस m की वैल्यू हम क्या करते हैं, 1 रख दें, तब हम कह सकते हैं जो बिलियन के हिमांक में अवनमन है उसी बिलियन के मूलल अवनमन स्थिरांक के बराबर होगा, ठीक है ना। जो उस बिलियन है लिया हुआ, ठीक है ना, उसके जो मूलल अवनमन स्थिरांक है उसी के क्या हो जाएगा, ये बिलियन का हिमांक में अवनमन उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर कह रहा है यहाँ पे, अतः किसी विलेय के एक मोल को विलायक की 1 किलोग्राम मात्रा में घोलने पर
विलेन के हिमांक में जो अवनमन प्राप्त होता है, ठीक है ना, मतलब डेल्टा TF जो प्राप्त होता है, ठीक है ना, उसके लिए हम क्या कह सकते हैं, उसे मोलल अवनमन स्थिरांक कहा जाता है, ठीक है ना, उसी को हम क्या बोलेंगे, मोलल अवनमन स्थिरांक बोलेंगे। ठीक, फिर कह रहा है यहाँ पे जो KF है, क्या, मोलल अवनमन स्थिरांक, ठीक है ना, उसको हम कैसे दिखाते हैं, केल्विन, क्या है, टेम्परेचर को हम केल्विन में मापते हैं, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स में मापा जाता है, जो KF है, ठीक ना, KF है मोलर अवनमन स्थिरांक, उसको हम इसमें मापते हैं। यदि हम इसकी वैल्यू को जब भी डिफाइंड करेंगे, ठीक है ना, जब भी हम क्या कहते हैं, कोई सवाल आता है उसके अंतर्गत यदि KF की वैल्यू डिफाइंड करेंगे, एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि KF की यूनिट बताइए या क्या मात्रा बताइए, ठीक है ना, किस यूनिट के अंतर्गत मापते हैं, ठीक है ना, तो हम क्या बोलेंगे, कैपिटल K जो केल्विन के लिए दिखाता है, टेम्परेचर के लिए, ठीक है ना, और kg क्या है, किलोग्राम के लिए दिखाता है, उसका क्या है, द्रव्यमान किसका, ब्लैक का, ठीक है ना, और मोल इनवर्स मतलब कितने मोल उसमें विलेय पदार्थ के लिए गए हैं, ठीक है ना, तो यहाँ से क्या है, इसके हम KF की यूनिट बता सकें, ठीक है ना। फिर कह रहा है यहाँ पे, अतः इसकी गणना निम्न सूत्र से की जा सकती है, मतलब KF है, इसकी वैल्यू जो हम डिफाइन करेंगे, कैसे करेंगे, वो यहाँ पे कह रहा है कि KF इक्वल टू M2 क्या है, विलेय पदार्थ जो, सॉरी, ब्लैक का क्या है यहाँ पे, द्रव्यमान जो अणुभार, ठीक है ना, अणुभार, ब्लैक का क्या है, अणुभार, मॉलिकुलर वेट, यह बात आप ध्यान रखिए, मॉलिकुलर वेट है, ठीक है ना, R क्या है, गैस नियतांक है, TF क्या है, जो शुद्ध विलायक लिया जाएगा उसका क्या है, टेम्परेचर रहेगा यहाँ पे शुद्ध विलायक का, ठीक है ना, TF क्या है, ब्लैक के हिमांक में अवनमन, ठीक है ना, मतलब शुद्ध विलायक का, यहाँ पे अवनमन नहीं आएगा, ठीक है ना, TF की जगह पे अवनमन नहीं होगा, केवल ब्लैक होगा, ठीक है ना, अवनमन यहाँ से आप हटा दीजिएगा, ठीक है ना, ब्लैक जो तापमान रहेगा उसमें TF ब्लैक का जो तापमान दिया जाएगा शुद्ध विलायक का वो, ठीक है ना। फिर यहाँ से कह रहा है आगे कि 1000 क्या है, और फिर कह रहा है यहाँ से कि ये जो वैल्यू आप याद रखेंगे इतनी, M2R T2 RT स्क्वायर F, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 1000 डॉट डेल्टा H फ्यूजन, मतलब क्या है, उसको कम करने की, ठीक है ना। फिर यहाँ पे कह रहा है कि जो डेल्टा H फ्यूजन है, ब्लैक की मोलर बाष्पन ऊष्मा है, ठीक है ना, मोलर बाष्पन ऊष्मा, ये मोलर ग्राम बाष्पन ऊष्मा है, ठीक है ना, ठीक। फिर यहाँ पे कह रहा है चूंकि ब्लैक की प्रति ग्राम गलन की ऊष्मा, ठीक है, प्रति ग्राम गलन की ऊष्मा LF बराबर क्या है, LF का संबंध देखिए कुछ इस प्रकार से है, LF इक्वल टू डेल्टा H F फ्यूजन, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय M2, तो M2 की वैल्यू हमें यहाँ रखनी है, सॉरी H की वैल्यू निकालनी है हमें, H की यहाँ से, ठीक है ना, तो H की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, LF डॉट M2 करेंगे, यहाँ से क्या होगा, M2 इसके साथ में चला जाएगा, HF ऐसे ही रह जाएगा सिंपल, ठीक है ना। फिर यहाँ से देखिए कह रहा है कि KF इक्वल टू, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, M2 RT2 का स्क्वायर RTF का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 LF डॉट M2, ठीक है ना। अब देखिए इस M2 से ये M2 कैंसिल आउट, ठीक है ना, तो यहाँ से ये इतनी वैल्यू रह जाएगी, ठीक। तो यही वैल्यू होती है क्या हमारे लिए, मोलल अवनमन स्थिरांक को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए आप जब सवाल आएगा तो थोड़ा दिक्कत में आ जाएगी कि यहाँ पे H है, ठीक है ना, और यहाँ पे LF है, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है, प्रति ग्राम गलन की ऊष्मा, ठीक है ना, और यहाँ पे क्या है, बाष्पन की ऊष्मा, ये बात आप ध्यान रखिए, ये गलन की ऊष्मा है, वो बाष्पन की ऊष्मा है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिए, जहाँ पर भी बाष्पन की ऊष्मा आ जाएगी वहाँ पर आप HF का यूज़ करेंगे, ठीक है ना, डेल्टा H का, ठीक, और जहाँ पर भी प्रति ग्राम गलन की ऊष्मा आ जाएगी वहाँ पर आप इसका यूज़ करेंगे LF का, ठीक ना। तो कह सकते हैं अतः समीकरण कि इस समीकरण के द्वारा, समीकरण 7 के द्वारा किसी अबाष्पीय विलयन के लिए मोलर अवनमन स्थिरांक की गणना समीकरण 7 के आधार पर कर सकते हैं। यही था हमारा डेरिवेशन टाइप का क्वेश्चन, ठीक है ना, हिमांक में अवनमन मोलर अवनमन स्थिरांक के लिए कैलकुलेट करना, ठीक है ना, यही था डेरिवेशन। ठीक, मिलते हैं अगले लेक्चर में, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, अच्छे से रिवीजन कीजिए, ठीक है ना। और इसके बाद हम पढ़ेंगे जो विलयन के हिमांक में उपस्थित एक घटक के अणुभार का निर्धारण, मतलब क्या है, जो हिमांक अवनमन हो रहा है जिस विलयन का, ठीक है ना, उसमें कोई उपस्थित एक घटक कण उसके अणुभार को कैसे डिफाइन करते हैं उसके लिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट, अच्छे से रिवीजन कीजिए और पढ़िए। अगर कहीं पे दिक्कत आता है तो आप प्लीज़ कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है ना, और स्किप करके थोड़ा पीछे जाकर आप वीडियो को अच्छे से समझ सकते हैं।